Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करेंगे एफएमसीजी की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब देखो एफएमसीजी जो सेक्टर होता है ना, यहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, आप जानते ही, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर मॉनसून। देखो अगर इनका रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो क्या होगा, ये पास ऑन करेंगे आपको और आप डिमांड करेंगे कम। तो अगर मॉनसून अच्छा आता है तो इसके लिए पॉजिटिव माना जाता है। मॉनसून अच्छा आने से क्या होता है, किसान की इनकम बढ़ती है और वो डिमांड कर पाता है, तो रूरल डिमांड कैचअप हो जाती है। तो रूरल डिमांड बढ़ जाती है मॉनसून से, जो इसके लिए अच्छा है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर एफएमसीजी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर अगर मान लेते हैं मॉनसून अच्छा नहीं आया तो किसान की इनकम भी अच्छी नहीं होगी, रूरल डिमांड नीचे आ जाएगी। तो डिमांड को देखने के लिए ना हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रोथ। तो एफएमसीजी का रिजल्ट जब आता है ना तो वॉल्यूम ग्रोथ पर फोकस करना होता है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रही है तो इसके लिए पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और चौथा फैक्टर अगर हम बताना चाहें तो डिस्पोजेबल इनकम ही होगा। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो एफएमसीजी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये चार फैक्टर हम देखते हैं एफएमसीजी को प्रेडिक्ट करने के लिए। वैसे तो एवरग्रीन सेक्टर है, जेब में पैसा हो या ना हो सब एफएमसीजी का यूज़ तो करते हैं। तो अगला सेक्टर देखो, मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रोथ के साथ साथ चलता है। मेटल्स की ज़रूरत कहाँ होती है, हर जगह होती है, हर जगह होती है। आप एक जगह बताओ जहाँ मेटल की ज़रूरत नहीं है, हर जगह तो मेटल की ज़रूरत है। तो जब भी देश का ग्रोथ होता है तो मेटल सेक्टर सबसे पहले चलता है। तो ये ग्रोथ के साथ चलने वाला सेक्टर है। अब ग्रोथ को हम इंफ्रा से देख सकते हैं। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करता है मेटल सेक्टर हमेशा अच्छा करेगा। देखो जब तुम बिल्डिंग्स बनाओगे, रोड्स बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, स्कूल्स बनाओगे, तो इन सबको बनाने में तुम्हें मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और लो इंटरेस्ट रेट जब होगा तो लोग बिजनेस करेंगे, जिससे मेटल की डिमांड बढ़ेगी। तो लो इंटरेस्ट रेट इसके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, बेस मेटल प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि बेस मेटल की डिमांड अच्छी हो रही है। तो बेस मेटल प्राइसेस का ऊपर जाना भी इसके लिए पॉजिटिव माना जाता है। देखो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है बेस मेटल का, चाइना। अब बेस मेटल की डिमांड के लिए ना हम एक नंबर देखते हैं जिसे कहते हैं परचेज मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई डेटा। पीएमआई डेटा देखना जाता है चाइना का, क्योंकि वहाँ से हमें क्लू मिलता है कि कितनी डिमांड बढ़ रही है ग्लोबली। तो चाइना का पीएमआई डेटा देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेस मेटल के प्राइसेस कहाँ जाने वाले हैं। तो अगर ये डेटा इंक्रीज होके आता है तो बेस मेटल शेयर के प्राइसेस अप चले जाते हैं। अब अगर कंपनियाँ सारा का सारा जो बेस मेटल है वो चाइना से खरीदे तो हमारी इंडस्ट्री को कैसे फ़ायदा होगा, नहीं होगा। तो देखो एक ड्यूटी होती है जिसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। नॉर्मली ये तब लगाई जाती है जब देश में हमारे देश की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना हो। ये लगने के बाद क्या होता है, इससे विदेश का जो बेस मेटल है वो महंगा हो जाएगा और हमारे देश का सस्ता हो जाएगा इसे लगाने के बाद। तो इसीलिए जब भी ये लगती है तो बेस मेटल के जो शेयर्स होते हैं उनके लिए ये पॉजिटिव माना जाता है। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये बेस मेटल शेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, लिख लिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी पॉजिटिव माने जाते हैं, पर बेसिकली क्या होता है कि जो बेस मेटल की डिमांड है नॉर्मली वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। अब जैसे तू मान ले तूने नेपाल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, तो यूरोप के साथ कर ले, तो वहाँ पे क्या है कि तेरे को ड्यूटीज़ थोड़ी नहीं देनी पड़ेगी भाई, इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव माने जा सकते हैं हम। पर नॉर्मली पता है क्या होता है, ये सारा खेलना डिमांड सप्लाई का। अगर डिमांड नहीं है तो तू कुछ भी कर ले, कितने भी इंसेंटिव दे दे, इसके प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे देख कोविड में अच्छे स्टील के शेयर 90% तक करेक्ट हुए थे, 90%, 90 भी छोड़ 95% तक करेक्ट हो गए थे। तो डिमांड ही नहीं होगी तो फिर कुछ भी इंसेंटिव कर ले, किसी से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब 11वां सेक्टर पावर। देखो पावर सेक्टर की इंपॉर्टेंस गर्मियों में सबको समझ में आ गई होगी कि बिना एसी के जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, राइट। अब बात करें हम पावर की, तो पावर जनरेशन बहुत सारे मोड से होती है। जैसे सोलर पावर होता है, हाइड्रो होता है, थर्मल होता है, विंड होता है,
बायो होता है, न्यूक्लियर होता है, ये सब पावर के जनरेशन के तरीके हैं। तो सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है जिससे कैपेसिटी जनरेट होती है? थर्मल पावर, और दूसरा सोलर पावर। हमारे देश में मज़ेदार बात ये है कि ग्रीन एनर्जी के नाम पर सोलर पावर सबसे ज़्यादा ऊपर है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो सूरज हैं वो एक प्रचुर मात्रा में सनलाइट देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री में मिलती है। तो आप देखोगे कि सोलर पैनल से जो लाइट जनरेट की जाती है, जिसे हम सोलर पावर का नाम देते हैं, ये कैपेसिटी वाइज बहुत ज़्यादा जनरेट की जा सकती है। इसका जीता जागता मॉडल देख लो, गुजरात मॉडल। गुजरात में 30 से 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सोलर से होती है। और पहाड़ों में चले जाओ आप, वहाँ भी आजकल तो जितने भी होटल्स हैं सब में सोलर पावर से ही सप्लाई की जा रही है। तो क्या ये नेक्स्ट फ्यूचर नहीं है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पोल्यूशन को कंट्रोल करना। और थर्मल पावर जब हम जनरेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या पोल्यूशन होता है? होता है ना सबसे ज़्यादा पोल्यूशन। तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है या नहीं? इसीलिए ग्रीन एनर्जी नेक्स्ट फ्यूचर है। समझ रहे हो? नेक्स्ट फ्यूचर है ग्रीन एनर्जी। अब ये जो नेक्स्ट फ्यूचर है, आपने देखा कि पिछले 2 सालों में 3 सालों में जो ग्रीन एनर्जी के शेयर्स थे वो कितना मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। आगे भी कंटिन्यू रहेगा मुझे ऐसा लगता है। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा मैं पॉइंट्स तो नहीं नोट कर पाऊँगा, बट आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन एनर्जी एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है, सस्ता है, कैपेसिटी जनरेट कर सकता है। इसीलिए ये जो ग्रीन एनर्जी है हमारे लिए नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ एनर्जी है। ठीक है? तो इसीलिए ये बेहतर सेक्टर माना जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मल्टीबैगर होगा आने वाले दिनों में भी। ठीक है? तो इसके लिए ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम इंडस्ट्री, अब टेलीकॉम इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। अनिल अंबानी साहब ने बर्बाद होने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को चलाना हाथी को पालने के बराबर है। अब हाथी को पालना कितना मुश्किल है आपको पता है? हाथी को पाल तो लोग, हाथी देखो ज़्यादा महंगा नहीं आता, 2-3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का हाथी आ जाता है, पर रोज़ 10,000 का खाना खाएगा वो, कौन खिलाएगा उसको? है ना? आप बोलोगे इससे अच्छा तो स्टॉक मार्केट में 5 लाख रुपए लगाऊंगा और 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये में कमाऊंगा। तो हाथी पालोगे या 5 लाख रुपये स्टॉक मार्केट में डालोगे? स्टॉक मार्केट में डालोगे। तो अब ना ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं रहा, क्यों कंपनियां बर्बाद होती हैं, उसे हम समझते हैं, एक बिजनेस मॉडल को उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है टेलीकॉम को डिलीवर करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये स्पेक्ट्रम सरकार ऑक्शन करती है, आप लोगों को पता होगा। जो जितनी ज़्यादा ऊंची बोली लगाता है उसको स्पेक्ट्रम मिल जाता है। दूसरा टावर, नंबर ऑफ टावर, और तीसरा जो जितनी अच्छी सर्विस देगा उसको सब्सक्राइबर मिलते हैं, और चौथा सब्सक्राइबर जो पे करता है उसे कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, आरपू। अब ये चारों चीज़ों से हम इस टेलीकॉम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में देखो 2 प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एक का नाम है रिलायंस जियो और दूसरे का नाम है भारती एयरटेल। तीसरा भी आइडिया प्लेयर है, चौथे भी प्लेयर होंगे, पांचवें भी प्लेयर होंगे। बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, क्यों? क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाई। देखो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इसकी जब बोली लगती है तो बहुत ऊंची ऊंची बोली पर ये बिकता है, और जब ये बिकता है ना तो कंपनियों को वो पैसा सरकार को देना होता है। अब सरकार को देने के लिए उनको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। अब इंडिया का कल्चर क्या है? इंडिया का कल्चर तो फ्री यूजर्स वाला है। आपने देखा जियो ने 1 साल तक फ्री में कनेक्शन दिया, लोगों ने क्या किया? यूज़ कर लिया। आज जियो देश पे राज कर रहा है, सबसे बड़े जो यूज़र्स हैं वो उसके पास ही हैं। अब समझने की बात यह है कि दुनिया में ना हमारे देश में जो आरपू है वो सबसे कम है, क्योंकि हमारे देश की जो टेंडेंसी है लोगों की, वो पैसा ज़्यादा देने की नहीं है। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? कंपनीज़ को, क्योंकि वो जब रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगी तो पैसा सरकार को कहाँ से देंगे। इसीलिए आपने देखा कि जो आइडिया है उसने 25,000 करोड़ का बकाया नहीं दे पाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इक्विटी को, आपने देखा डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया और सरकार ने हिस्सेदारी खरीदी ताकि आइडिया बंद ना हो। तो एक सिग्नल दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी और भारत सरकार ने भी कि हम बहुत पॉजिटिव हैं इस सेक्टर को हेल्प करने के लिए। तो आपने देखा तब से थोड़ा सा ये सेक्टर पॉजिटिव हो गया है। अदरवाइज मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इस सेक्टर से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, इसकी रिपोर्ट हर महीने आती है, शेयर के लिए पॉजिटिव है, और एवरेज रेवेन्यू यूज़र जब भी बढ़ जाएगा तब भी ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसकी रिपोर्ट भी कैसे आएगी? या तो वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ा दें, यानी टैरिफ जब बढ़ाएंगे तब ये पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो शेयर के प्राइस पर देखा जाएगा। ऑल्दो आपको थोड़ा अवॉइड करना है इस सेक्टर को, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आप अगला सेक्टर डिफेंस करेंगे, तो डिफेंस देखो मेजर थीम है आजकल, तो आप देख रहे हो कि भारत सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत बजट का एलोकेशन कर रही है सेक्टर पे, तो ये एक अपकमिंग सेक्टर भी है और ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका सेक्टर भी है। ये सेक्टर काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका है, बट अब इसमें सबसे बड़ी बात जो इसके ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है? एक तो मेड इन इंडिया। देखो सबसे पहली चीज़, पहले हम इम्पोर्ट किया करते थे जितने भी आर्म्स थे, अब 80% हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखो, हमने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया, हमने वियतनाम को एक्सपोर्ट किया, हमने थाईलैंड को एक्सपोर्ट किया, हमने और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं। तो दो बड़े ट्रिगर हैं, एक तो मेड इन इंडिया, अब ये सेक्टर भारत में ही बहुत सारा क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और दूसरा एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट से आप देख रहे हो कि इन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं, और भारत सरकार सबसे बड़ी बात है इनको बहुत सारे ऑर्डर्स दे रही है और पैसा भी एलोकेट कर रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिफेंस सेक्टर को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं, और ये सेक्टर आने वाले टाइम में मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए इसी तरह से। तो ये दो ट्रिगर इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ इसके लिए अगर हम देखें ना, तो ये सेक्टर वॉर जैसी सिचुएशन में और अच्छा करता है। जब भी दो कंट्रियाँ लड़ रही होती है ना, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है एंड वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो वॉर जैसी सिचुएशन में भी ये सेक्टर अच्छा करता है। ठीक है, अगला सेक्टर है टेक्सटाइल। तो जो टेक्सटाइल सेक्टर होता है आजकल तो अच्छा कर रहा है। 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉटन प्राइजेस, अगर कॉटन प्राइजेस इसके लिए कम हो जाएंगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। फेस्टिवल में लोग कपड़े खरीदते हैं, फेस्टिवल पॉजिटिव रहता है इसके लिए। डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव रहेगा। ये 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इसके लिए। आ रहा है समझ में अच्छे से? कोई डाउट है पूछ लो। अगला सेक्टर मीडिया। अब मीडिया को देखो हम क्लासिफाइड करते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तीसरी एंटरटेनमेंट, डिजिटल मीडिया इसी में आ गई। तो तीसरी आ गई एंटरटेनमेंट। तो देखो यहाँ पे प्रिंट मीडिया तो प्रॉफिटेबल होते नहीं है। आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, कितने लोग पढ़ते हैं? कहते हैं न्यूज़पेपर जितने का नहीं आता, रद्दी उससे ज़्यादा की बिक जाती है। तो ये कैसे प्रॉफिटेबल होंगे? क्योंकि देखो सोशल मीडिया में ना आजकल इलेक्ट्रॉनिक का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया है कि यहाँ पर आजकल इनको ना जो पहले एडवर्टीजमेंट होते थे वो कम मिलते हैं, प्रमोशनल कम मिलते हैं। इनका रेवेन्यू इसीलिए घट गया है क्योंकि आजकल आप क्या करते हो, इंस्टा पे ऐड दिखा देते हो रादर देन यहाँ पे प्रिंट करने से। यहाँ पे ऐड दिखाओगे कोई पड़ेगा नहीं, इंस्टा पे दिखाओगे तुरंत रील में देख के समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए इनकी डिमांड कम हो गई है, इसलिए इसे अवॉइड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत सारे मीडियाज़ हैं, जैसे न्यूज़ मीडिया भी इसका पार्ट है। तो जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं ना, वो किसके लिए बनाए जाते हैं, किसके लिए खरीदे जाते हैं? पावर के लिए। तुम देखो अंबानी अदानी के पास क्यों है ये चैनल्स? पावर है ना। तो मीडिया पावर के लिए यूज़ किया जाता है, कमाई का साधन नहीं है ये। पर तीसरा यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये कमाई का ही साधन है। तो यहाँ पर PVR जैसे शेयर्स हैं जो कब अच्छा करेंगे, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कोई भी बढ़िया मूवी आ जाए, ब्लॉकबस्टर। तो ब्लॉकबस्टर जब भी मूवी आ जाएगी तो ये शेयर अच्छा करेंगे। और फेस्टिवल पे तुमने देखा है कई लोग वेले होते हैं तो चले जाते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम भी डाल दे। अब मैं आपको अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है इसमें बड़ा रिस्क होता है क्योंकि इसके खर्चे ज़्यादा हैं और अर्निंग कम है। तो इन सेक्टर से भी दूर रहा जा सकता है। ठीक है, स्पेशली है ना, ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो हॉस्पिटैलिटी में हम अभी 2 सेक्टर की बात करते हैं, एक तो होटल और दूसरा हॉस्पिटल। तो होटल बिजनेस तो देखो आजकल ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा कल्चर पे चल रहा है। तो होटल बिजनेस के लिए हॉलीडेज यानी कि फेस्टिवल्स पॉजिटिव है, डिस्पोजेबल इनकम पॉजिटिव है। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव मान सकते हो। अब हॉस्पिटल के लिए भाई देखो आजकल ना, भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी यहाँ जाना पड़े, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, पर आजकल हॉस्पिटल वालों की तो चांदी चांदी हो रही है। कैसे?
कि आज के टाइम पे ना ये जो बिजनेस है ना इतना गलत प्रैक्टिस से चल रहा है कि बहुत कम अच्छे, मुझे बोलने पे मजबूर हो रहा हूँ मैं, कि बहुत कम अच्छे लोग हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो अगर कोई नॉर्मल चेकअप कराने भी जाता है ना हॉस्पिटल में, भाई साहब उसको एडमिट कर लेते हैं लोग। अब इसी वजह से इनके यहाँ पर रूम नॉर्मल प्राइवेट मिल ही नहीं रहे, और हालात ये है कि छोटी मोटी बीमारी जब आ जाती है ना और बहुत सारे लोग एडमिट हो जाते हैं तो ये आईसीयू तक को भी फुल कर देते हैं, आईसीयू में नॉर्मल बेड बना देते हैं। तो ये हाल है हॉस्पिटल का। तो मैं तो चाहता नहीं हूँ कि इनका धंधा चले, हम मानवता का तो धर्म यही कहता है कि इनका धंधा ना चले, पर चल रहा है, क्या करें। आपको पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में तो ये पैसा बना के देंगे। तो पैसे के लिए तो भाई हर चीज़ अच्छी है, क्योंकि नई बीमारी आ रही है तो इनके लिए अच्छी है, हॉस्पिटल के रूम ऑक्यूपाइड है तो इनके लिए अच्छा है। और नरेंद्र मोदी साहब ने 5 लाख तक की स्कीम भी दे रखी है अब तो गरीबों को, तो गरीब भी बेचारा इलाज करवाने जा रहा है, इनके लिए अच्छा है। तो इनके लिए तो बुरा ही कुछ नहीं है, तो पैसा तो कमा रहे हैं तो हर चीज़ पॉजिटिव है। तो हॉस्पिटल शेयर के लिए तो नेगेटिव कुछ है ही नहीं। तो ये तो पोर्टफोलियो शेयर है, पहले मुझे अच्छे नहीं लगते थे पर कोविड के बाद बुरे नहीं लगते, तो खरीद सकते हो। केमिकल एंड फर्टिलाइजर एक ही मैं करा देता हूँ। देखो केमिकल जब बनता है ना तो उससे पोल्यूशन होता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। कौन सा पोल्यूशन होता है पता है? वाटर पोल्यूशन, जो नेगेटिव है। यानी गवर्नमेंट पॉलिसी इसके लिए आ सकती हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी से चलने वाला सेक्टर होता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे चाइना को बीच में लाना पड़ेगा। अब तू देख कैसे लाया चाइना को बीच में, अब लाना पड़ेगा समझाने के लिए। चाइना में क्या हुआ, बहुत पोल्यूशन होने की वजह से वहाँ की बहुत सारी फैक्ट्रीज को शट डाउन कर दिया गया जो केमिकल प्रोड्यूस करती थी। तो जब चाइना ने केमिकल को प्रोड्यूस करना बहुत कम कर दिया तो ये किसी कंट्री के लिए तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, और ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए बनी? हमारे लिए। तो हमारे यहाँ केमिकल इंडस्ट्री 2 साल से बहुत अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि चाइना में बहुत सारी जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं वो बंद हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे केमिकल का बनना शुरू हुआ, एक्सपोर्ट शुरू हुआ, और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिली हमें कि यहाँ पर चाइना एक फैक्टर की तरह काम आया हमारे लिए। अब सवाल ये उठता है कि केमिकल का यूज़ कहाँ नहीं होता। भाई साहब ऐसी एक चीज़ बताओ जो केमिकल फ्री है। सब्जियों से लेकर फ्रूट्स तक आजकल तो सब में ही केमिकल है। तो केमिकल तो एक एवरग्रीन एक सेक्टर हो गया जो हमेशा चलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा चलता है, एवरग्रीन सेक्टर है और आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगा। मॉनसून जब आता है तो फर्टिलाइज़र और अच्छा करता है। तो ये केमिकल और फर्टिलाइज़र दोनों को मैं एक तरह से बता रहा हूँ क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइज़र समहाउ कॉमन सेक्टर ही है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हम देखेंगे इसके लिए। देखो भाई लॉजिस्टिक कब अच्छा करेगी, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हमें बनना है तो यही वो सेक्टर है जो हेल्प करने वाला है। पहले क्या होता था, हर एक स्टेट में ना अलग लॉजिस्टिक का, जिसे चुंगी कर कहते हैं ना, ये हर एक स्टेट का अलग होता था। जब जीएसटी आई सबके लिए सेम हो गया, तो इसके लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म आया। लॉजिस्टिक के लिए ना जितना इंफ्रा पॉजिटिव होगा ना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, जितना ज़्यादा डेवलप होगा इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा क्रूड प्राइजेस, अगर क्रूड प्राइजेस लो रहेंगे तो इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसी तो पॉजिटिव है ही इनके लिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा डिमांड में रहने वाला है। देखो ये लिकर सेक्टर जो है ना, ये सेक्टर आजकल एवरग्रीन हो गया क्योंकि यहाँ पे जो पीने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा देखो हमारे यहाँ पे कल्चर अब इस तरह से बन रहा है, आप देखते हो। पहले क्या होता था, पहले ना लोग छुप छुप के पीते थे और अब खुलेआम पीते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता था ना। तो अब इसकी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि हमारे देश की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 27 ईयर्स, मे बी 28 ईयर्स। तो 28 ईयर्स के जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लिकर को। तो इसीलिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, सूटेबल है। इसीलिए इसकी जो डिमांड है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो यूथ जो है ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। फेस्टिवल में लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं इसकी, तो फेस्टिवल पॉजिटिव है। और डिस्पोजेबल इनकम भी अगर बढ़ती है तो इसके लिए पॉजिटिव मानी जाएगी। ये 3 फैक्टर हैं जो लिकर के लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। अब देखो टायर सेक्टर, टायर किससे बनता है, रबर से। तो अगर रबर प्राइजेस डाउन होंगे तो टायर के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। जो टायर में कालापन होता है ना वो कार्बन से होता है, और कार्बन किससे मिलता है, क्रूड से। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर डाउन हो जाएंगे तो भी कार्बन सस्ता आएगा, जो कि पॉजिटिव है। ऑटो सेल्स जितनी बढ़ेगी टायर की डिमांड भी उतनी बढ़ेगी, तो ऑटो सेल्स का बढ़ना टायर सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। और मॉनसून में ज़्यादा टायर घिसते हैं ना, तो इसलिए मॉनसून में टायर की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये 4 फैक्टर टायर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।
सीमेंट सेक्टर, देखो जितना भी इंफ्रा डेवलप्ड होगा बिना सीमेंट के तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इंफ्रा जितना भी ग्रोथ करेगा उसके लिए बेस्ट है सीमेंट। दूसरी चीज़, सीमेंट को बड़ी बड़ी मशीनों से क्रश किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं वो डीजल से चलती हैं, तो जो क्रूड प्राइस है जब भी लो रहेगा वो, तो सीमेंट के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मॉनसून में प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है तो मॉनसून नेगेटिव होता है, ठीक है। पर इंडिया की ग्रोथ में ध्यान रखो, सीमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक कंपनियां बहुत अच्छी हैं इसलिए क्योंकि लोग ना अपनी हेल्थ को लेकर ना काफ़ी कॉन्शियस हो गए, नॉर्मल रूटीन टेस्ट कराने लग गए। तो जो अवेयरनेस है ना, हेल्थ अवेयरनेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो हेल्थ अवेयरनेस की वजह से डायग्नोस्टिक जो सेंटर्स हैं ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। यही फैक्टर है, अब लोग बड़ा नॉर्मल जनरल टेस्ट भी 6-6 महीने में कराने लग गए हैं। तो इनका जो मार्जिन है ना वो ज़्यादा होता है और वन टाइम कॉस्ट होती है, यानी इनको एक बार ही कॉस्ट लगानी है, यानी एक मशीन खरीदनी है सालों साल चलेगी, तो वन टाइम कॉस्ट है इनकी और लाइफ लॉन्ग अर्निंग है। ये ट्रिगर है इसके लिए, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। फैशन में पढ़ते हैं उसको, बेसिकली जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो फैशन करने के लिए वो इस सेक्टर में आ जाएगी। अब आजकल लोग क्या करते हैं, टाइम कम होने की वजह से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, सबसे पहला लो प्राइस। तो यहाँ पर लो प्राइस एक बड़ा ट्रिगर है इनके लिए, डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ठीक है। लो प्राइसेस इनके लिए पॉजिटिव है। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ेगी तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे, शॉपिंग करोगे। फेस्टिवल पे लोग शॉपिंग करेंगे तो फेस्टिवल्स भी पॉजिटिव है। और जो सेल ये लाते हैं, जो स्पेशली कोई सीजनल सेल जो लाते हैं, ये भी पॉजिटिव होती है इनके लिए। जो ये सेल्स में ऑफर लाते हैं ना, तो ये भी पॉजिटिव होते हैं क्योंकि आप देखते हो उसमें बहुत बड़ी सेल हो जाती है इनकी, राइट। तो ये 4 ट्रिगर हैं इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।